शेख सैद हस्पताल के अंदर मौजूद मेडिकल स्टोर से मैंने बोन मैरो टेस्ट के लिए ज़रूरी सामान ख़रीदा और डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने मुझे एक लड़के के साथ दूसरे रूम में भेज दिया। वो लड़का मुझे रूम में अकेले छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद एक फ़ीमेल डॉक्टर आई, मुझसे एक पेज पे दस्तखत लिए और कुछ ज़रूरी तैयारी के बाद मुझे एक बेंच पे लिटा दिया। मेरा मुंह दीवार की तरफ कर दिया गया। करीब कोई 6 इंच लंबी बारीक सलाई रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले सिरे पे मेरे जिस्म में उतार दी गई और उस सलाई के ज़रिए मेरे जिस्म से बोन मैरो टेस्ट के लिए सैंपल निकाले गए। बहुत तकलीफ अमल था, मगर मैं तकलीफ़ को भुलाकर मुसलसल दरूद शरीफ का विर्द करता रहा। करीब कोई आध घंटा मैं उस कमरे में मौजूद रहा। सैंपल हासिल करने के बाद मुझे जूस का डिब्बा पीने के लिए दिया गया। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने हमें मुश्किल में नहीं डाला, बड़ी आसानी से सैंपल ले लिए हैं, वरना लोग तो शोर डाल देते हैं। सैंपल देने के बाद एक मरतबा फिर मैं डॉक्टर के सामने खड़ा। डॉक्टर ने एक शीट के साथ, जिस पे शायद कोई ज़रूरी हदायत दर्ज थीं, और मेरा बोन मैरो सैंपल 2 छोटी शीशियों में बंद करके मुझे थमा दिया और कहने लगे कि यह भी गुलबर्ग में वाक़ आगा खान यूनिवर्सिटी की लेबॉर्ट्री में दे आओ ताकि बोन मैरो टेस्ट रिपोर्ट जल्द मिल सके। मैंने डरते हुए डॉक्टर साहब से पूछा, टेस्ट के लिए कितने पैसे लगेंगे? उन्होंने कहा 4,500 रुपये। वो भी इसलिए कि ये टेस्ट हस्पताल से भेजा जा रहा है, वरना इस टेस्ट के लिए 10,000 रुपये लगते हैं। मैं ये सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि मेरे पास सिवाय किराए के कोई पैसे ना थे। डॉक्टर ने जब मेरी ये हालत देखी तो कहने लगे, क्या हुआ, परेशान हो गए? मैंने कहा, मेरे पास फौरी इतने पैसे नहीं हैं, मुझे घर जाना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा, घर जाने से ये सैंपल ख़राब हो सकते हैं। 2 डॉक्टर्स ने आपस में कोई बात की और उनमें से एक डॉक्टर ने मुझे 4,500 रुपये दिए। कहने लगे, ये लें, टेस्ट करवाएं, अगर हो सका तो दे देना, वरना रहने देना। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने चारों न चार वो पैसे पकड़ लिए, ये सोचकर कि मैं ये पैसे जल्द वापस कर दूंगा। हस्पताल से बाहर आकर मैंने सोचा, क्या करूं, लेबॉर्ट्री तक कैसे जाऊं? मुझे पैदल चलने में दिक्कत हो रही थी। मेरे जहन में डॉक्टर M.R. रहमान भाई का ख्याल आया। मैंने फौरी उन्हें कॉल की। दूसरी तरफ से फौरी कॉल अटेंड कर ली गई। मैंने डॉक्टर भाई से कहा, भाई आप कहाँ हैं? डॉक्टर भाई ने जवाब दिया, मैं MQM ऑफिस मुस्लिम टाउन हूँ। मैंने डॉक्टर भाई से कहा, भाई मैं शेख सैद हस्पताल के बाहर खड़ा हूँ, आप फौरी यहाँ आ सकते हैं? मुझे अपना बोन मैरो सैंपल आगा खान यूनिवर्सिटी गुलबर्ग पहुँचाना है। मुझसे चला नहीं जा रहा, वरना मैं अकेले चला जाता। मैं महसूस कर सकता था कि दूसरी तरफ डॉक्टर रहमान भाई किस कदर परेशान हो गए थे। कहने लगे, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक 10 मिनट बाद वो हस्पताल के दरवाजे पे थे। मुझे देखते ही कहने लगे, खैरियत, क्या हुआ, बोन मैरो टेस्ट क्यों करवाया? मुझसे बोला ना गया, कोई जवाब न दे सका। डॉक्टर भाई समझ गए कि मैं बहुत परेशान हूँ। कहने लगे, मोटरसाइकिल पे बैठ जाओ। गुलबर्ग पहुँच के आगा खान यूनिवर्सिटी लेबॉर्ट्री में सैंपल जमा करवाए। उन्होंने टेस्ट रिपोर्ट की वापसी के लिए 10 दिन का वक्त दिया। लेबॉर्ट्री से वापस आते हुए मैंने हिम्मत करके डॉक्टर भाई को बताया कि डॉक्टर की तशखीस के मुताबिक मुझे ब्लड कैंसर है। डॉक्टर भाई कुछ देर खामोश रहने के बाद कहने लगे, परेशान ना हो, अल्लाह पाक सब ठीक कर देंगे। मैं घर पहुंचा तो लोग अब भी मेरी खबरगिरी के लिए आ रहे थे। अम्मी ने मुझे पीछे वाले कमरे में लेटा दिया और कहने लगी कि आराम करो, जो कोई भी आया कह दूंगी कि सो रहा है। मेरे दिल में ख्याल आया कि अपने बचपन के दोस्त अलियास अमीन को अपनी बीमारी के बारे में बता दूं। मैंने अलियास अमीन को कॉल की। अलियास अमीन ने फौरी मेरा फ़ोन उठा लिया। हाल अहवाल के बाद मैंने उसे बताया कि मुझे ब्लड कैंसर है। वो तो मुझे बुरा भला कहना शुरू हो गया। कहने लगा, ये क्या मजाक है? मैंने कहा, मजाक नहीं, सच है। उसे मेरी बात पे यकीन करने के लिए थोड़ा वक्त लगा। मैंने अलियास अमीन से कहा, मैंने सोचा है कि मैं अपनी बीमारी से मुतल्लिक किसी को ना बताऊं, बस इस बात को अपने तक ही महदूद रखूं। अलियास अमीन ने एक सरदाह भरी और कहने लगा, ऐसा ना करो, बल्कि सबको बता दो। हो सकता है कोई तुम्हें अच्छे मौलज के पास ले जाए, कोई तुम्हें अपनी बातों से हौसला और हिम्मत दे सके। फिर क्या था कि मैंने अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर मौजूद तमाम नंबर्स पे अपनी बीमारी की इतला भेज दी। उसके बाद फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। हर कोई मुझे पहले बुरा भला कहता, जब उसे यकीन दिलवाने में कामयाब हो जाता कि मुझे वाकई ब्लड कैंसर तशखीस हुआ है
تو وہ مجھے تسلیاں اور دعائیں دینے لگتا۔ تھوڑی دیر بعد ہی قریبی دوستوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دوست احباب میں بھی بہت زیادہ تعداد ایسے دوستوں کی تھی جو کوئی نہ کوئی کہانی ضرور سنا رہے تھے۔ فلاں کو کینسر ہوا، مر گیا، فلاں کو کینسر ہوا، چارپائی پہ لیٹا موت کا انتظار کر رہا ہے۔ بہت کم دوست ایسے تھے جنہیں میری صحت اور بیماری کا کوئی حل نکالنے کی فکر تھی۔ دوسرے دن میرا ایک بہت قریبی دوست اکبر علی بھٹی اپنی گاڑی لے کر آ گیا۔ مجھے گاڑی میں لٹایا اور بغیر کچھ بتائے کہ کہاں جانا ہے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ جب دلو خرس سے میاں نواز شاہد کو ساتھ لیا تو تب مجھے بتایا گیا کہ ہم لوگ مرید کے ایک حکیم کے پاس جا رہے ہیں، کیونکہ سنا ہے کہ وہ کینسر کا بہت کامیاب علاج کرتا ہے۔ حکیم صاحب نے مجھے عرق کی 2 بڑی بوتلیں تھما دیں، دوائی کی چند پڑیاں اور پرہیز کی ایک لمبی لسٹ دے دی کہ یہ کھانا ہے اور یہ نہیں کھانا ہے۔ کوئی 4 گھنٹے بعد گھر واپسی ہوئی۔ ہر کوئی میری فکر میں تھا، مجھے بچانا چاہتا تھا، مجھے زندہ دیکھنا چاہتا تھا۔